नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोरोना महामारी से बचाव की। कोविड महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। किसानों के कल के भारत बंद आह्वान को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए केंद्र की सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, किसानों को भ्रमित कर रहा है विपक्ष। मेट्रो नेटवर्क के मामले में भी आत्मनिर्भर हो रहा है भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का किया उद्घाटन। कहा, नई सुविधाओं, नई व्यवस्थाओं के लिए रिफॉर्म जरूरी है। भारत में मत्स्य पालन के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व करने की क्षमता। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विशाखापट्टनम में आयोजित केंद्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान के कार्यक्रम को किया संबोधित। आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर दिया जोर। बिहार से राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव में निर्विरोध निर्वाचित हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी। राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद और विधानसभा चारों सदनों के सदस्य रहने का बनाया रिकॉर्ड। और कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत की मजबूत लड़ाई जारी। 4 लाख से नीचे आए सक्रिय मामले। पिछले 24 घंटों में 39,000 से अधिक लोगों ने दी कोरोना को मात। रिकवरी दर बढ़कर हुई 94.45%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आगरा मेट्रो परियोजना निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि शहरों का जीवन आसान बनाने के लिए आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेकर हाउसिंग तक चौतरफा काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई सुविधाओं और नई व्यवस्थाओं के लिए रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीते कुछ समय से जो रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, उनसे देश में नया आत्मविश्वास आया है। भारत मेट्रो नेटवर्क के मामले में भी आत्मनिर्भर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि आगरा के पास पुरातन पहचान हमेशा से रही है, लेकिन अब इसमें आधुनिकता का नया आयाम भी जुड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बीते 6 सालों में यूपी के साथ ही पूरे देश में जिस स्पीड और स्केल पर मेट्रो नेटवर्क पर काम हुआ है, ये सरकार की पहचान और प्रतिबद्धता दोनों को दर्शाता है। आगरा में स्मार्ट सुविधाएं विकसित करने के लिए पहले ही लगभग 1,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। साल 2014 के बाद के 6 वर्षों में देश में 450 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो लाइन देश भर में ऑपरेशनल है और लगभग 1,000 किलोमीटर मेट्रो लाइन पर तेज गति से काम भी चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि छोटे शहरों को आत्मनिर्भर भारत की धुरी बनाने के लिए अनेक विकास परियोजनाओं पर जोर दिया जा रहा है और आगरा की मेट्रो परियोजना इसका एक उदाहरण है। मेट्रो सेवाओं के आर्थिक महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार अब स्थानीय पर्यटन पर विशेष ध्यान देगी। हमारी सरकार ने नई परियोजना की शुरुआत करने के साथ ही उसके लिए आवश्यक धनराशि के इंतजाम पर भी उतना ही ध्यान दिया है। कनेक्टिविटी और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना आज देश में खर्च किया जा रहा है, उतना पहले कभी नहीं किया गया। अब नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के तहत 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने की भी तैयारी है।
मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान, उस पर भी काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में देश 65वें स्थान से 34वें स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि स्वदेश दर्शन और प्रसाद जैसी योजनाओं के माध्यम से भी टूरिस्टों को आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि नई सुविधाओं के लिए, नई व्यवस्थाओं के लिए रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं। पहले रिफॉर्म्स टुकड़ों में होते थे, कुछ सेक्टरों, कुछ विभागों को ध्यान में रख के होते थे। अब एक संपूर्णता की सोच से रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। आगरा मेट्रो परियोजना से शहर की 26 लाख आबादी को लाभ होगा और हर साल यहां आने वाले 60 लाख से अधिक पर्यटक भी लाभान्वित होंगे। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने आगरा मेट्रो के दोनों गलियारों को पूरा करने के लिए 5 साल की समय सीमा तय की है, जो शहर के सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़ेगी। इस परियोजना की कुल लंबाई 29.4 किलोमीटर होगी और इसकी लागत लगभग 84 अरब रुपए होगी। कार्यक्रम में केंद्रीय आवासन और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से शुरू हो रहे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 में उद्घाटन भाषण देंगे। आईएमसी 2020 का आयोजन दूरसंचार विभाग, भारत सरकार और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। दूरसंचार उद्योग के इस कार्यक्रम के चौथे संस्करण का आयोजन कोरोना महामारी के चलते पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा। आईएमसी 2020 का विषय समावेशी, नवाचार, स्मार्ट, सुरक्षित, स्थायी है। कार्यक्रम का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल समावेशिता और सतत विकास, उद्यमिता और नवाचार के विजन को बढ़ावा देने में मदद करना है। विदेशी और स्थानीय निवेश संचालित करना, दूरसंचार और उभरते हुए प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनुसंधान के साथ ही विकास को प्रोत्साहित करना भी इस कार्यक्रम का मकसद है। नए कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार बुधवार को दिल्ली में किसानों के संगठनों के साथ छठे दौर की वार्ता करेगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रखा जाएगा। बावजूद इसके किसान संगठनों ने कल भारत बंद का आह्वान किया है। किसानों के आंदोलन के राजनीतिकरण किया जा रहा है। 10 से ज्यादा विपक्षी पार्टियों ने इसके समर्थन का ऐलान किया है। इसे देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसान संगठनों की ओर से बुलाए गए भारत बंद के मद्देनजर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से जारी परामर्श में कहा गया है कि राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें, साथ ही सामाजिक दूरी बनाए रखी जाए। गृह मंत्रालय के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बताया गया है कि भारत बंद के दौरान शांति और धैर्य बनाए रखा जाए और एहतियाती कदम उठाए जाएं ताकि देश में कहीं भी अप्रिय घटना ना हो। भारत बंद का आह्वान किसान संगठनों ने किया है जो संसद के मॉनसून सत्र में लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस, एनसीपी, डीएमके, समाजवादी पार्टी, टीआरएस और वामपंथी दलों जैसी बड़ी पार्टियों ने बंद का समर्थन किया है। नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में हजारों किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच किसानों के आंदोलन के बीच केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल दोहरा रवैया अपना रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जो पार्टियां कृषि कानूनों पर सरकार से मिलती जुलती राय रखती थी वो अब कुछ और ही राग अलाप रही हैं। हमारे दोनों प्रवक्ता मित्र, पत्रकार बंधुओं, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दलों के लिए किसी भी आंदोलन में भाग लेने का उद्देश्य केवल सरकार के प्रस्तावों का विरोध करना है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की कार्रवाई से लगता है कि वे अपने अस्तित्व को बचाने में लगे हैं। आदरणीय शरद पवार जी, आप तो बड़े अनुभवी नेता हैं।
कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं केंद्र में। आपके दोनों पत्र मैंने पढ़ दिए, आपका इंटरव्यू पढ़ दिया। रिफॉर्म के आप तो नरेंद्र मोदी सरकार से भी अधिक दावा करते रहे हैं और आज आप भी खड़े हो गए। तो इसे अगर शुद्ध राजनीतिक स्वार्थ की राजनीति अपना अस्तित्व बचाने के लिए कहा जाए तो कुछ अनुचित होगा क्या? रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उनके घोषणा पत्र में भी यही सब कुछ था। उन्होंने कहा कि केवल राजनीतिक लाभ के लिए कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों का दोहरा रवैया उजागर हुआ है। ये जितनी विपक्षी पार्टियां हैं ये किसानों को भ्रमित कर रही हैं। इनका पूरा चेहरा शर्मनाक दोहरे चरित्र का है। देयर इंटायर अप्रोच इज ऑफ शेमफुल डबल स्टैंडर्ड्स। They are seeking to confuse based upon wrong facts. और दूसरी बात, जो काम आपने करने की कोशिश की, जो आपने पूरा नहीं किया, जिसको आप सही मानते थे, आज व्यापक चर्चा के बाद हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं तो आप विरोध कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि किसानों की जमीन न बिकेगी न बांधी जाएगी। कृषि कानूनों में जो हमने किया वही कांग्रेस भी करती। किसानों से संबंधित सुधारों को लेकर जो कानून बने हैं उसको लेकर कुछ किसान संगठनों ने जो शंका उठाई है उसके लिए चर्चा हो रही है। वो चर्चा की अपनी प्रक्रिया है जो सरकार कर रही है। व्यापारियों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट और ट्रांसपोर्टरों के संगठन ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने किसान संगठनों की तरफ से कल बुलाए गए भारत बंद से अलग रहने की घोषणा की है। कैट ने कहा है कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ मंगलवार को किसानों के भारत बंद के दौरान दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में बाजार खुले रहेंगे। वहीं AITW ने भी घोषणा की है कि भारत बंद के दौरान परिवहन या ट्रांसपोर्ट क्षेत्र का परिचालन सामान्य बना रहेगा। हमारी पूर्ण सहानुभूति किसानों के साथ है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो पूर्ण सहानुभूति के साथ किसानों से बातचीत करे और इस मसले को जल्द से जल्द सुलझाए। इस कोरोना काल के अंदर में सप्लाई चेन को बाधित करने का या जरूरी जो सामान है उसकी आपूर्ति को रोकने का कोई औचित्य नहीं है। अतः हम लोग किसानों के साथ पूर्ण सहानुभूति रखते हुए उनको मोरल सपोर्ट देते हुए पर इस बंद में शामिल नहीं है। हमारा ये निश्चित मत है कि ऐसे समय में जब सरकार के साथ किसानों की बातचीत के दौर चल रहे हैं, इन बातचीत के दौरों के सिलसिले में किसी भी प्रकार के बंद का कोई औचित्य नहीं है। दूसरी ओर किसी भी किसान संगठन ने या किसान नेता ने हमारा समर्थन मांगा भी नहीं है। हमारा यह निश्चित मत है कि किसान देश में घाटे की खेती कर रहा है और उसकी घाटे की खेती को प्रॉफिटेबल खेती कैसे बनाना है, इसके ऊपर हम सबको चर्चा करनी चाहिए और सरकार को ऐसे सभी कदम उठाने चाहिए जिससे कि किसान घाटे की खेती की जगह प्रॉफिट की खेती कर सके। किसानों के बंद की वजह से पिछले 11 दिनों से दिल्ली NCR में आम लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। रास्तों के बंद होने से लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत दिक्कत है सर, बहुत दिक्कत हो रहा है कि हम लोग मजदूर आदमी जान रहे हैं, समझ रहे हैं, हम लोग के ऊपर जो बीत रहा है। दिक्कत तो बहुत आ रही है। जहाँ आधे घंटे का रास्ता कम से कम 1.5 घंटा लग रहा है हमें ड्यूटी जाने के लिए, आने जाने के लिए। 1.5 सुबह लगता है, 1.5 शाम को लगता है। तकरीबन हमारे 15-16 घंटे की ड्यूटी पड़ जाती है एक तरीके से और बहुत थकान हो जाती है। घूम के जाना पड़ रहा है, काफ़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं। किसानों के बंद की वजह से पिछले 11 दिनों से दिल्ली NCR में आम लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है और देश के कई राज्यों में किसानों ने केंद्र सरकार के कृषि कानून के सुधारों का स्वागत किया है। किसानों का कहना है कि इन कानूनों से न केवल किसानों को बिचौलियों से छुटकारा मिलेगा बल्कि फसलों के विविधीकरण में भी अप्रत्यक्ष ढंग से मदद मिलेगी। और अब कुछ और अहम खबरों का रुख करेंगे। भारत ने लंदन में भारत विरोधी अलगाववादी विरोध प्रदर्शन के तरीके पर कड़ी आपत्ति जताई है। भारत ने ब्रिटिश अधिकारियों को बताया कि अलगाववादी भारतीय उच्चायोग के समक्ष प्रदर्शन करके भारतीय अधिकारियों को डराना चाहते हैं। इस आपत्ति को भारतीय उच्चायोग ने लंदन में और साथ ही दिल्ली में भारत में ब्रिटिश उच्चायोग को सूचित किया है।
भारत ने ब्रिटिश सरकार को आगाह किया है कि अलगाववादी ताकतें भारत में किसानों के मुद्दे पर सरकार की छवि खराब करने और ब्रिटेन में भारतीयों के बीच संघर्ष पैदा करने का प्रयास कर रही हैं। यही वजह है कि रविवार को लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने भी खालिस्तान के झंडे प्रदर्शित किए गए। लंदन में भारतीय उच्चायोग के प्रवक्ता विश्वेश नेगी ने एक बयान में कहा कि लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग ब्रिटिश अधिकारियों के संपर्क में है और उससे पूछा है कि बिना विशिष्ट अनुमति के हजारों लोगों का ये जमावड़ा कैसे हो सकता है। इसके बाद ब्रिटिश सरकार के मंत्रालय ने भी एक बयान में कहा कि किसानों का मामला भारत का आंतरिक मुद्दा है। ब्रिटिश लोगों के भ्रम को दूर करने के लिए लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग ने अपनी वेबसाइट पर अधिनियमों की विशेषताओं और सकारात्मक प्रभावों के बारे में जानकारी दी है। भारतीय उच्चायोग के सामने प्रदर्शनकारियों ने कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया था। इसलिए स्कॉटलैंड यार्ड और लंदन महानगरीय पुलिस ने लंदन और ब्रिटेन के अन्य क्षेत्रों में कई गिरफ्तारियां भी की हैं। कोविड-19 भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विशाखापट्टनम में सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत में मत्स्य के क्षेत्र में दुनिया में नंबर 1 बनने की क्षमता है। विशाखापत्तनम में केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। उन्होंने कहा कि भारत से कुल निर्यात में मत्स्य क्षेत्र की हिस्सेदारी 10% की है। Fisheries have grown to become a very important socio-economic force for our country over the past few decades. The share of the fisheries sector is more than 1% of the GDP now. Significant. Earlier it was only 0.40% in 1950-51. Fisheries also constitute about 10% of total exports from India. Total export, 10% fisheries sector. With export earnings exceeding $7 billion, India is the 4th largest exporter of fish in the world, and the sector has been one of the major contributions of foreign exchange. नीली क्रांति पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि इससे लाखों तटीय लोगों को गरीबी से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। उपराष्ट्रपति ने आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। Thriving marine fish culture is the way forward. Thriving marine fish culture is the way forward. With over 88,000 kilometers of coastline, as explained by me earlier, there is immense potential for the development of mariculture. Cage farming is widely recognized as the most important technology in mariculture for increasing the fish production. CMFRI and CAFT have been doing good work in this regard, and much more needs to be done. Much more needed to be done. 1947 में केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी, जबकि 1957 में केंद्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की पहल पर केंद्र सरकार ने चिकित्सा विशेषज्ञों की 3 सदस्यीय टीम को आंध्र प्रदेश के एलुरु के दौरे पर भेजा है। यहाँ पिछले कई दिनों से कुछ बच्चे अज्ञात बीमारी से पीड़ित हैं। करीब 300 से ज्यादा बच्चों की बीमार होने की खबर मिलने के बाद उपराष्ट्रपति ने पहले जिलाधिकारी से बात की थी। उन्होंने एम्स के निदेशक से भी इस संबंध में बात की। कुछ बच्चों के खून के नमूनों को जांच के लिए दिल्ली भेजा गया है। उपराष्ट्रपति ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से इस संबंध में बात करके हर मुमकिन मदद भेजने की बात कही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। उपचुनाव में सुशील मोदी के खिलाफ किसी भी पार्टी ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतरे श्यामानंदन प्रसाद का नामांकन अवैध घोषित कर दिया गया था। राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के साथ ही सुशील मोदी ने 4 सदनों के सदस्य रहने का रिकॉर्ड बना लिया है। इससे पहले सुशील मोदी विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं।
लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से ये सीट खाली हुई है। बिहार से ऊपरी सदन के सदस्य के तौर पर रामविलास पासवान का कार्यकाल अप्रैल 2024 तक का था। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति की आज अहम बैठक हुई, जिसमें ओलंपिक 2021 की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। राज्यसभा सांसद डॉक्टर विनय पी सहस्त्रबुद्धे समिति के अध्यक्ष हैं। समिति की आज की इस बैठक में खेल विभाग के सचिव और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के महानिदेशक के साथ ओलंपिक तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक में राज्यसभा के महासचिव देशदीपक वर्मा भी उपस्थित थे। उन्होंने समिति के सदस्यों के साथ खेलों और इससे जुड़े आयोजनों को लेकर अपने अनुभव साझा किए। देशदीपक वर्मा अपनी पूर्व की जिम्मेदारियों में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के महानिदेशक का पदभार संभाल चुके हैं। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के चौथे चरण का मतदान आज संपन्न हो गया। मतदान शांतिपूर्ण रहा। कुल 1910 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच वोटिंग हुई। चौथे चरण के लिए जम्मू संभाग की 17 और कश्मीर संभाग की 17 सीटों के लिए वोट डाले गए। इन 34 जिला विकास चुनावी क्षेत्रों के लिए कुल 249 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। जिला विकास परिषद चुनाव के पहले 3 चरणों में 119 डीडीसी क्षेत्रों में मतदान हो चुका है और अगले 3 चरणों में 127 क्षेत्रों में यह मतदान होना है। मतगणना 22 दिसंबर को होगी। कोरोना से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में हर रोज इजाफा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ संक्रमण लगातार कम हो रहा है। देश में फिलहाल कुल संक्रमितों की संख्या 4 लाख से भी नीचे आ गई है। पिछले 140 दिनों में ऐसा पहली बार हुआ है। इससे पहले 22 जुलाई को संक्रमितों की संख्या 4,11,000 से कुछ ज्यादा थी। दूसरी तरफ कोरोना से मरने वालों की संख्या में भी कमी देखी गई है। करीब 157 दिनों बाद इस बीमारी से एक दिन में मरने वालों की संख्या 400 से कम रही है। देश में कोरोना संक्रमण की पुष्टि वाले रोगियों की दैनिक संख्या पिछले 1 महीने से लगातार 50,000 से नीचे चल रही है। पिछले 24 घंटों में करीब 32,981 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 39,109 रोगी इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही अब तक 91 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। देश में स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर 94.45% हो गई है। इस समय देश भर में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या इलाज करा रहे रोगियों की तुलना में 22 गुने से अधिक है। फिलहाल देश में सक्रिय मामले 4.10% हो गए हैं। अभी 3,96,000 के करीब लोगों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से मृत्यु दर में भी गिरावट आई है और ये 1.45% हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना महामारी ने 391 रोगियों की जान ली है। हालांकि वैश्विक स्तर पर भारत में प्रति मिलियन जनसंख्या में सबसे कम मृत्यु के मामले हैं। आईसीएमआर के मुताबिक रविवार को 8,01,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच के साथ ही अब तक 14,77,87,000 नमूनों की जांच हो चुकी है। देश में इस समय प्रति 10 लाख की आबादी पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्धारित मानक के 5 गुना परीक्षण किए जा रहे हैं। देश भर में आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जा रहा है और तीनों सेनाओं के बलिदान और सेवाओं के प्रति राष्ट्र का आभार जताने के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के मौके पर रक्षा मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सैनिक बोर्ड के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को झंडा लगाया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों का आह्वान किया है कि वो सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में अंशदान करके वीर सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि युद्ध और शांति में देश की रक्षा के लिए समर्पित हमारे वीर सैनिकों और उनके परिजनों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सेना के अधिकारियों ने झंडा लगाया। प्रधानमंत्री ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के मौके पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस हमारे सशस्त्र बलों और उनके परिवारों के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है। भारत को उनकी वीर सेना और निस्वार्थ बलिदान पर गर्व है।
हमारी सेनाओं के कल्याण में योगदान दें। ये पहल हमारे कई बहादुर कर्मियों और उनके परिवारों की मदद करेगा। 23 अगस्त 1949 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की रक्षा समिति ने सैनिकों के कल्याण के लिए 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाने का फैसला लिया। इस दिन भारतीय सशस्त्र सेना के कर्मियों के कल्याण के लिए जनता से जुटाई गई धनराशि का उपयोग सैनिकों की विधवाओं, भूतपूर्व सैनिक, युद्ध में अपंग हुए सैनिकों और उनके परिवार के कल्याण पर खर्च की जाती है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।